कर रहे हैं श्री रमेश पांडे, डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ। आप सभी का सीआरसी लखनऊ की तरफ से मैं पुनः इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह कार्यक्रम 3 से 4 प्रस्तावित है और अपने समय पर यह कार्यक्रम संचालित होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता आदरणीय श्री देवाशीष राउत सर हमारे बीच जुड़े हैं। कृपया सर अपना माइक और अपना वीडियो एक बार कंफर्म कर लें। आप देवाशीष राउत सर। नमस्कार सर, क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार सर। वीडियो थोड़ा सा क्लियर करिएगा सर। आपकी तरफ से वीडियो ऑन हो जाए सर। वीडियो ऑन है सर, दिख रहा हूँ नहीं, क्या? ऑफ आ रहा है सर, ऑफ आ रहा है आपका वीडियो। माइक आपका ऑन है सर, लेकिन आपका वीडियो ऑफ आ रहा है। कृपया एक बार आप वीडियो ऑन कर लें सर। वीडियो और माइक की क्लियरेंस हो जाए, फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? मेरा तो अभी भी नहीं सर, वीडियो आपका ऑन दिखा वीडियो रहा ऑन नहीं है। आपने अपने स्क्रीन पर सिर्फ लेफ्ट की दबाई हुई है, बीच की अनप्लग की क्लिक छोड़कर दाहिने तरफ वीडियो का पिन है, उस पर आप कृपया क्लिक करें। कैमरा ऑन है सर? नहीं सर, कैमरा ऑन नहीं आ रहा है आपका। मुझे ऑन दिखा रहा है। एक मिनट में फिर से लॉग आउट करके लॉग इन होने की कोशिश करता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। हमारे आज के मुख्य वक्ता क्षण मात्र में हमारे बीच पुनः जुड़ रहे हैं। यह हमारा सुअवसर है कि सीआरसी लखनऊ की गतिविधियां आप सभी विशेष शिक्षकों और विशेष शिक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार से अपने को योजित करने वाले अभिभावक, विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं तक सेवा पहुंचाने वाले सेवा प्रदाता के रूप में सीआरसी लखनऊ अपनी सूचनाओं को और जागृतिपूर्ण ज्ञानार्जन को सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं तक पहुंचाने में सफल हो रही है। और इसमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है सीआरसी लखनऊ को कि हमारे साथ निरंतर जुड़ने वाले जितने भी प्रतिभागी जन हैं, कम से कम 2 ऐसे अभिभावकों को तो निरंतर प्रेरित ही करते होंगे, सामान्य अभिभावक अथवा दिव्यांग जन के अभिभावक, कि सीआरसी लखनऊ अपने रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा इस कोविड-19 पैंडेमिक में भी एक कुशल सामाजिक समन्वय बनाने के लिए, एक कुशल सामाजिक स्वरूप बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आप लोग देख पा रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की जागरूकता पोस्टर्स निरंतर मिल रहे हैं। उसमें निश्चित ही हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर का एक कुशल निर्देशन व्याप्त है। उनके द्वारा हमें प्रोत्साहन, उनके द्वारा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग इस तरीके की गतिविधियों को आपके बीच लाते हैं। पुनः हमारे देवाशीष सर हमसे जुड़ चुके हैं। आदरणीय सर, आप वीडियो ऑन कर लें। देवाशीष सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कैमरा ऑन दिखा रहा है। सर कुछ आपके डिवाइस का कुछ हमें लगता है। आप लैपटॉप से जुड़े हैं सर? हाँ हाँ। कैमरा सेटिंग प्लीज चेक करें, क्योंकि आपकी तरफ से कैमरा फ्लो नहीं हो रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा। सर कैमरा ऑफ अच्छी तमरा। जी जी सस्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझाव का, बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का समय हो चुका है और कार्यक्रम समय प्रारंभ करना सीआरसी का प्रणति रही है। हम उस पर चलते हुए सभी का स्वागत करते हुए, हमारे साथ रेनबो सोसाइटी से हमारी बड़ी बहन भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत, और हमारे निदेशक सर हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सर को सादर प्रणाम। आज का यह कार्यक्रम जन जागरूकता तथा न्यूरो मोटर स्कैनिंग के रूप में। जी सर, देवाशीष सर कुछ कर रहे हैं आप?
हाँ हाँ, मैं वीडियो और क्या मोबाइल से ऑन कर रहा हूँ और प्रेजेंटेशन लैपटॉप से कर रहा हूँ। क्या जी ठीक सर, है? जी सर, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री संतोष कुमार सर को, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, कि आप आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता अतिथि तथा हमारे निदेशक सर और सभी प्रतिभागियों का स्वागत कर कार्यक्रम को अग्रमुख करें। संतोष कुमार सर। धन्यवाद नागेश जी। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इस तंत्रिकागमक परीक्षण विषय पर यह कार्यक्रम में मैं संतोष कुमार आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम नवजात शिशुओं में तंत्रिकागमक परीक्षण के ऊपर आधारित है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूरोमोटर स्क्रीनिंग इन न्यूनेट के टॉपिक से जान रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं श्रीमती स्मिता जयवंत, डायरेक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली का। तत्पश्चात मैं स्वागत करता हूं सीआरसी लखनऊ के ऊर्जावान निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे जी का। मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री देवाशीष राउत सर का, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीआरसी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। आप 2016 में सीआरसी ज्वाइन करने से पहले निपिट के रीजनल सेंटर NIOH कोलकाता में काम कर चुके हैं। आपके तकरीबन 10 से भी अधिक आर्टिकल का पब्लिकेशन हो चुका है जो कि ऑटिज्म के ऊपर है। आपकी एम्पुटेशन की किताब जो है वो काफी प्रचलित है और खास करके फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और P&O में आपकी किताब की बहुत ही मांग है। मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हमारे सभी श्रोता बंधुओं का। कार्यक्रम के प्रथम पायदान पर मैं आमंत्रित करता हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे जी का, जो आए और अपना आशीर्वाचन प्रदान करें। आदरणीय निदेशक महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं जितेंद्र सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ऑफ कर लें। आप प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं हैं और ऐसे करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में ऐसे ना बैठे। अगर नहीं करते हैं तो मैं अपने IT से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी वीडियो ऑफ कर दी जाए। आगे के कार्यक्रम में मैं आज के हमारे रिसोर्स पर्सन जो कि लेक्चरर हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, देवाशीष राउत जी, सीआरसी राजनांदगांव में, सीआरसी के हमारे दूसरे सभी स्टाफ और जो आज के कोऑर्डिनेटर्स हैं गणेश शंकर जी, संतोष, अमित और नागेश जी, आप सभी का के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और रिसोर्स पर्सन आपका मैं सीआरसी के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ की तरफ से, अपने सभी बेनिफिशियरीज की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत भी करता हूं। और मेरा हमेशा से ये फोकस रहता है कि हम हमारे जितने भी सीआरसीज हैं, हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, बहुत अच्छे लेवल के ऑफिसर्स हैं। आप लोगों को कहीं भी बाहर, मतलब है हमारी सीआरसी हो या किसी दूसरी सीआरसी को भी, किसी दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट को भी, कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा रिसोर्स खोजने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे सारे सीआरसीज और रीजनल सेंटर्स में अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास देश के सबसे टॉप प्रोफेशनल्स हैं। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे फोकस रखता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे NIs और CRCs के लोगों को आपस में बुलाइए, क्योंकि हम लोग आपस में ही परिचित नहीं होंगे तो फिर हम देश में हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं
वो शेयर ही नहीं हो पाएंगी। राजनांदगांव अच्छा क्या कर रहा है, लखनऊ अच्छा क्या कर रहा है, या पटना अच्छा, रांची अच्छा क्या कर रहा है, हम खुद ही आपस में परिचित नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस कदम के लिए देवाशीष जी को आमंत्रित करने के लिए मैं आज के सभी कोऑर्डिनेटर्स को भी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कम से कम ऐसा कदम उठाया। और ये मेरे मन की इच्छा रहती है हमेशा कि हमारे सबसे पहले एनआईज और सीआरसीएस के लोग आए। दूसरा, न्यूरोमोटर स्क्रीनिंग इन नियोनेट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि देवाशीष जी इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करेंगे। और देवाशीष जी, आप आज जुड़े हैं हमारे यहाँ, मुझे लगता है कि पिछले 3-4 महीने में ये मुझे लगता है कि हमारी 50वीं या 51वीं श्रृंखला है, ऑनलाइन श्रृंखला है। इसके अलावा दुनिया भर के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो सीआरसी लखनऊ लगातार ले रहा है और पूरे देश के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आपके उड़ीसा से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर प्रेमानंद जी भी मैसेज कर रहे हैं, रेनबो सोसाइटी से लोग जुड़े हुए हैं और भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि अगर आप कहीं ऑफलाइन प्रोग्राम करते तो यही जो पार्टिसिपेंट होते वो कुछ ही होते और इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों में जाती है। लेकिन ये ऑनलाइन जब हम यूट्यूब पे डालेंगे या फेसबुक पे जब ये लाइव जा रहा है कार्यक्रम, तो इससे हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। और पिछले 3-4 महीनों में जो हम लोगों ने पेरेंट ओरिएंटेड, कम्युनिटी ओरिएंटेड, सोसाइटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स चलाए हैं, उससे सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स ही, कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स ही, डिसेबल्ड पीपल या उनके पेरेंट वही रिक्वेस्ट करके हमसे कहते हैं कि आप हमें इस टॉपिक पे एक प्रोग्राम करके दीजिए। और हम चाहते हैं कि उसमें देश के अच्छे लोग, अच्छे रिसोर्स पर्सन जुड़े। और उसके बाद हमारे जो एरिया है वो रूरल डोमिनेटेड है। पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में जहाँ संसाधनों का बहुत बड़ा प्रदेश है और दिव्यांगजनों के लिए संसाधन थोड़ा कम है, ऐसे में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐसे प्रोग्राम बहुत ही हेल्पफुल हो रहे हैं। हम लोगों के पास लगातार सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। हम लोगों के पास लगातार वीडियोस के माध्यम से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो घर पे होम बेस्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं उसकी वीडियो बना के भेज रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी डिपार्टमेंट वाइज, पैंडेमिक का ये जो सेकेंड वेव आया उसकी शुरुआत में ही, बहुत बिगिनिंग में ही हमने डिपार्टमेंट वाइज हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। हमारे सारे ऑफिसर्स, मैं ये कहना चाहूँगा बहुत जिम्मेदारी के साथ कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके पास कभी भी कॉल आती है, वो हमेशा सर्विसेज दे रहे हैं। उसके अलावा ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स और 1-to-1 सर्विसेज भी बहुत व्यापक पैमाने पे ऑनलाइन अलग अलग एनजीओस के कोलैबोरेशन में, कन्वर्जेंस में दे रही है। तो एक व्यापक पैमाने पे कार्य सीआरसी लखनऊ कर रही है, जो कि अपने आप में एक श्रेष्ठता साबित करता है। मैं सभी अपने जो हमारे स्टाफ हैं, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मोमेंटम आपने शुरू किया है इसको जारी रखेंगे और ऐसे ही कम्युनिटी के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचते रहेंगे। जहाँ सुविधाओं का अभाव है उन तक पहुँचते रहेंगे। और ये बहुत हर्ष होता है अगर मेरे घर में कोई दिव्यांग बच्चा है और मैं आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ इस पैंडेमिक में, रिस्ट्रिक्शन वाले फेज में, और अगर आपके तरफ से एक वीडियो आ जाए, आपके तरफ से एक कॉल मुझे मिल जाए और मुझे पता चल जाए कि आज के दिन मेरे बच्चे को घर पे क्या कराना है, तो वो बहुत सुखद एहसास होता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को आप लोग बढ़ावा देते रहिए। मैं फिर से आज देवाशीष राउत जी का फिर से स्वागत करता हूँ और दूसरे जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके प्रति भी आभार, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये सारे वो इंफॉर्मेशन कैरियर हैं जो यहाँ से सीखी हुई बातों को ले जाके अपने अपने एरियाज में इम्प्लीमेंट करते हैं, और जिससे जागरूकता जो डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो व्यापक पैमाने पे हो रही है। ये भी बहुत सुखद बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। मैं देवाशीष जी को सुनने के लिए लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। आप सभी के प्रति फिर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सादर नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अब मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में आज के मुख्य वक्ता श्री देवाशीष राउत सर, जिनका अनुग्रह, जिनका विशिष्ट ज्ञान आज हमें हमारे विषय न्यूरोमोटर स्कैनिंग इन नियोनेट्स के ऊपर हमें मिलेगा। आप
लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीआरसी राजनांदगांव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका सीआरसी के इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आए और आज इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। श्री देवाशीष। धन्यवाद सर। आप लोगों को बहुत धन्यवाद और खास करके गणेश सर को बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका देने के लिए। शायद ये पहली बार है कि मैं किसी सीआरसी राजनांदगांव के बाहर कहीं पे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। नॉर्मली मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारा ओपन हो रहा है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, Yes, आपकी sir. आवाज आ Yes, रही है। जी, थैंक यू सर। तो यहाँ पे सीआरसी राजनांदगांव के जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र, मैं उसके इंचार्ज के हिसाब से भी अभी कार्यरत हूँ। तो खास करके बच्चों के साथ, जैसे सर ने इंट्रोडक्शन में मेरे बारे में बताया कि मैं पढ़ा हूँ, मेरा अपना ग्रेजुएशन चाहे मेरा पीजी दोनों एसबी निर्चार से किया हुआ हूँ। तो वहाँ पे और खास करके अभी जैसे मैं काम कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट के ऊपर बच्चे जो आते हैं किसी भी तरह का दिव्यांगता के शिकार होके, वो बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। खाली बच्चे नहीं, बच्चे और उनके पेरेंट्स जो भी उनके अभिभावक रहते हैं, वो एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और इस फील्ड में हम जितने लोग हैं, सबको पता है कि हमारे पास ठीक होने जैसा कोई शब्द नहीं है। हम कुछ ठीक नहीं करते, ना ही हमारे पास जो चीज आता है वो गलत होता है, वो पहले से ही वैसा होता है। बस हम करते ये हैं कि उसको उपयोगी बनाते हैं, उसको एक साधारण जीवन देने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो हमारा कोशिश रहता है, कोई चीज हमारे पास आए वो नॉर्मल से अलग हो और उसके बाद हम कोशिश करें, उससे अच्छा है कि वो अपने जगह से हटने से पहले, अपने जो पथ है उससे हटने से पहले, डीरेल होने से पहले, या फिर कुछ ऐसे हमें शंकाएं हैं कि ये आगे चल के खराब हो सकता है, उससे पहले उसको अगर हम जान लें और सुधार लें, तो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, तो उससे हम बच सकते हैं। इस बीच में पूछना चाहूँगा, क्या मेरा हिंदी सही है? एक्चुअली मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ संपूर्ण रूप से हिंदी में बोलने के लिए। तो जहाँ पे आप लोगों को लगे कि मैं कुछ अलग से बोल रहा हूँ या आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो ये जो न्यूरोमोटर स्क्रीनिंग है, इस बारे में ही है हमारा पूरा कार्यक्रम। आज जो करेंगे, हम जो बात करेंगे इसी बारे में करेंगे कि नियोनेट में न्यूरोमोटर स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है और ये जो नियोनेट में ये जरूरी क्यों है। ठीक है, तो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी प्रेजेंटेशन आ रही है सर। थैंक यू नरेश सर। जैसे कि ये है न्यूरोमोटर स्क्रीनिंग। मैं राजनांदगांव के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं अभी सीआरसी राजनांदगांव में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, हमारे ये सीआरसी 25 जून 2016 में स्थापित हुआ था, मतलब कार्यक्षम हुआ। इस सीआरसी का स्थापना और पहले जो प्रशासनिक कंट्रोल था वो एसबी निर्तार के हाथ में था। वर्तमान के समय में ये जो है NIEPD निपिड सिकंदराबाद, ये उस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। जो मेरे डायरेक्टर हैं
डॉक्टर कुमार राजू सर और मेरे निपीड के डायरेक्टर मेजर सर बी राम कुमार सर, मैं दोनों का शुक्रगुजार हूँ, ताकि उन दोनों के वजह से सर की कांस्टेंट सपोर्ट के वजह से जो है कि मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। और हमारा सीआरसी, और आप देख पा रहे हैं अभी मेरे स्क्रीन पे 3 लोगो है, जो कि सीआरसी है, निपीड है और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 0 से लेकर 6 साल तक बच्चों के लिए ही बनाया गया है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में भी कहीं कहीं काम करता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के अंडर में, लेकिन हर जगह पे अर्ली इंटरवेंशन होता है, अर्ली स्क्रीनिंग होता है, लेकिन दिव्यांगता को लेके कोई ऐसे खास कदम उठाए नहीं जाते। तो जो हमारे इस मंत्रालय के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तरफ से ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो इसके चलते जो हम बात करेंगे न्यूरोमोटर स्क्रीनिंग, तो अभी हम बात करते हैं ये जरूरी क्यों है न्यूरोमोटर स्क्रीनिंग। न्यूरोमोटर मतलब होता है कि किसी का भी नर्व, सॉरी मुझे कुछ चीज़ों का हिंदी में मैं आपको पूरा अक्षरिक अनुवाद नहीं बता सकता हूँ। जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आए प्लीज़ मुझे बता दीजिए। नर्व और मसल्स, न्यूरो और मोटर, या जो फंक्शन है, फंक्शन दोनों का हम स्क्रीनिंग करते हैं, जांच करते हैं, ताकि कहीं पे कुछ खामियां ना रह जाए। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो स्क्रीन द मालफॉर्मेशन। नियोनेट पहले देख लेते हैं। नियोनेट बोलते हैं हम साधारणतः जो बच्चा अभी अभी जन्मा है उसको नियोनेट बोलते हैं, ठीक है, पहले 4 हफ्ते के अंदर। तो ये जो नियोनेट है, कोई बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, बच्चा जन्म ले लिया, उस टाइम पे उसको हम सही तरीके से परखना जरूरी है, क्योंकि उसी टाइम पे जैसे ही वो एक दूसरे दुनिया से हमारे दुनिया में आया, उसके ज़रूरतें क्या है वो हमें नहीं बता पाता है। उसके पास जो क्षमता है क्या है और जो क्षमता नहीं है वो क्या है, ये चीज़ें जानने के लिए हमें पहले उसकी जांच करनी पड़ती है, उसको स्क्रीन करना पड़ता है। तो टू स्क्रीन एनी काइंड ऑफ मालफॉर्मेशन, टू ऑब्जर्व स्मूथ ट्रांजिशन टू एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ मतलब जो यूट्रस या गर्भ के अंदर था शिशु, वहाँ से बाहर आया। तो बाहर की दुनिया और गर्भ के अंदर की दुनिया दोनों बहुत ही अलग होते हैं। तो एक अलग दुनिया से हमारे दुनिया में आके उसको अपने जीवन धारण करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, पूरा जो रास्ता है, वो कितना सुगम है, ये हम देखना पड़ता है। एंड एक्सेस टू ओवरऑल बेबी कंडीशन, जो बच्चे का संपूर्ण कंडीशन है, जो पूरा अवस्था है, उसका भी एक ओवरऑल एसेस करते हैं हम लोग। ये होता है, ये क्यों जरूरी है। जैसे एक साधारण सी चीज़ है, हम जाते हैं, कहीं जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ एक वस्तु खरीद के ले आए, तो जब हम खरीदते हैं, जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं, जो हम ले के आ रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो हम बदल के ले आते हैं। लेकिन एक बच्चे के साथ तो हम वो तो नहीं कर सकते कदापि कि अगर वो आज कुछ खराब है तो हम उसको बदल दें। लेकिन अगर उसमें जो खराबी है हमें पता चल गया, तो उसको हम अपने सीमा तक हम सुधार सकते हैं। जहाँ तक हमारे लिमिटेशन है, जहाँ तक हम चाहते हैं उसको सुधार सकते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और डे 1 एग्जामिनेशन, शिशु जन्म होने का पहला दिन में हम क्या एग्जामिनेशन करते हैं? आइडेंटिफाई एनी कंजेनिटल एनोमली मिस्ड आउट एट बर्थ। जैसे हमने देखा, एनी माल फॉर्मेशन के लिए चेक करते हैं न्यूनेट में। तो कंजेनिटल एनोमली जो होता है
किसी भी तरह का जन्मगत विकार, शारीरिक विकार जो होता है उसको कंजेनिटल एनोमली बोलते हैं। ये एनोमली को हम चेक करते हैं। फीडिंग बिहेवियर, जो खाने का उसका बिहेवियर है उसका हम चेक करते हैं। इंश्योर पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्टूल, उसकी मल और मूत्र का त्याग करना सही तरीके से वो कर पा रहा है कि नहीं, उसको भी चेक करते हैं। क्योंकि एक शिशु के लिए, चाहे किसी भी सजीव के लिए, प्राणी के लिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि ये दोनों चीज़ें वो सही तरीके से कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा एक वाइटल एक्टिविटी है। परफॉर्म थॉरो हेड टू टो एग्जामिनेशन, ठीक है। एक सिर से लेके पांव तक अगर मैं साधारण से बात में कहूँ तो उसका एग्जामिनेशन करते हैं। और रिकॉर्ड मेजरमेंट्स, जो उसके मेजरमेंट नापदंड है, जो भी उसके शरीर का अवस्था है, वजन है, उस सब का एक रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये हो गया डे 1 एग्जामिनेशन। और ये जो एग्जामिनेशन है इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अभी हम बात करेंगे उन सिद्धांतों के बारे में, ये किन सिद्धांतों के ऊपर ये असेसमेंट जो है हमारा बेस्ड है। सिद्धांत 1, प्रोविजन शुड बी मेड टू प्रिवेंट नियोनेटल हीट लॉस ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट। जो नियोनेटल हीट लॉस है, जो बच्चे में तापमान की कमी कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे गर्भ से शिशु बाहर आता है, जब बाहर आ गया, गर्भ के अंदर एक थैली के अंदर वो पानी के अंदर है, और वहाँ से जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव इसमें होता रहता है। ये जो उतार चढ़ाव को वो किस हद तक झेल पाएगा ये हमें नहीं पता है। तो हम कोशिश क्या करते हैं, उसके शरीर का जो अंदरूनी तापमान है वो एक जैसा रहे, हमारे बाह्य तापमान के हिसाब से वो उतार चढ़ाव का शिकार ना हो, ना उसके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना बहुत ज़्यादा घट जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा तापमान घटने लगेगा उसके हिसाब से उसके हार्ट रेट जो है, जो स्पंदन होता है, हार्ट रेट और उसके ब्लड प्रेशर, ये दोनों घटने लग जाते हैं, जो कि कहते हैं अच्छी बात नहीं है। A rapid overall assessment of the baby will be done at the time of birth with a more detailed assessment completed at the admission। तो कोई भी शिशु जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ ही एक रैपिड असेसमेंट, रैपिड मतलब बहुत जल्दी उसको, ठीक है ये सही शब्द नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। रैपिड का मतलब होता है कि बहुत जल्दी एक काम करने का जो अभ्यास रहता है उसको रैपिड बोलते हैं। जैसे कि शिशु का जन्म अभी हुआ, वहाँ से 5 मिनट के अंदर अंदर जितना चीज़ें हम देख सकते हैं वो चीज़ों को हमने देखना है और उसको लिखना है, मतलब कहीं पर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मेरे कहने का मतलब। Where possible, the parents should be present during the assessment। तो जहाँ पे संभव है, अब मैक्सिमम जगह पे संभव होता है लेकिन कुछ जगह पे संभव हो भी नहीं सकता। तो जहाँ पे माँ या तो बहुत बीमार है या शिशु बहुत ज़्यादा बीमार है, इन्फेक्शन प्रोन है, जब मैं शिशु को या हम शिशु को किसी को दे नहीं सकते, तो उस कंडीशन में बहुत ज़रूरी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अभिभावक जो होते हैं वो शिशु के साथ रहें। अभी बात करेंगे इमीडिएट असेसमेंट। इमीडिएट असेसमेंट अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि शिशु जन्म के साथ ही, अभी जन्म हुआ उसके साथ ही 1 से 5 मिनट तक हम जो असेसमेंट करते हैं उसको इमीडिएट असेसमेंट बोला जाता है।
ठीक है। तो ये इमीडिएट असेसमेंट जो होता है is performed immediately after the birth and it is performed through Apgar scoring. ये Apgar scoring क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इमीडिएटली परफॉर्म किया जाता है, शिशु के जन्म के साथ ही इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये Apgar स्कोरिंग जो है इसे क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ असेसिंग इन्फेंट्स रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। उसका रेस्पिरेटरी मतलब श्वास प्रश्वास संघनन, सर्कुलेटरी रक्त संचालन संपर्कित, और न्यूरोलॉजिकल स्नायु तंत्र संपर्कित। ये तीनों चीजों से जो क्वांटिटेटिव डाटा, ऐसे कुछ डाटा जिसको हम संख्याओं में दिखा सकते हैं। जिसे हम संख्याओं में दिखा सकते हैं, उन चीज़ों को असेसमेंट करने का ये आपका स्कोरिंग होता है। आपका स्कोरिंग इज डन एट 1 minute and 5 minutes। ये 2 बार किया जाता है, पहला 1 मिनट में और 5 मिनट में, और इसके लिए ज़्यादातर हमें 3 से 4 मिनट टाइम लगता है कोई भी आपका स्कोरिंग को कंप्लीट करने के लिए। और डिपेंड करता है, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम आपका स्कोरिंग इज 10। तो इसमें जो हाईएस्ट स्कोर होता है, सर्वोच्च स्कोर नागेश सर, मुझे दिख रहा है कि कोई बोल रहे हैं, उनको पीपीटी नहीं दिख रहा है। जी जी सर, बीच में एक प्रेजेंटेशन आ गया था सर, तो आपका प्रेजेंटेशन रुक गया है। अच्छा, फिर पुनः से एक बार प्रेजेंट करते हैं सर, रिज्यूम प्रेजेंट करिए सर। अच्छा, देखता हूँ। क्या अभी देख पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। धन्यवाद। तो ये जो आपका स्कोर हो, ये आपका स्कोरिंग जो होता है, इसका सर्वोच्च संख्या जो होती है वो 10 होती है। और अगर 10 में से 7 अंकों तक हमें मिल जाता है स्कोर, तो हम उसको सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक समझते हैं। मतलब बच्चा खतरे से बाहर है। ठीक है। अगर 6 से 4 या 4 से 6 ऐसे कह लीजिए, 4 से 6 के अंदर है, 7 तक, 7 से 10 मतलब 10, 9, 8, 7, इसमें से कोई भी संख्या अगर हमें मिलता है तो बच्चा खतरे से बाहर है। उनकी जो कैपेसिटी है, ओब्वियसली वो थोड़ा सा आगे पीछे है उनकी अपनी शरीर की क्षमता को हिसाब से, लेकिन 7 तक है मतलब बच्चा खतरे से बाहर है, हम निश्चित हैं, संतोषजनक है। लेकिन 7 से जैसे ही कम हुआ, 6, 5, 4, ये तीनों में मॉडरेट डिस्ट्रेस मतलब जो उसकी क्षमता है वो चिंताजनक है। ठीक है, हम उसके लिए विचलित हो सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाएगा, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर वो 3 से कम है तो ये निहायती चिंता की विषय है।
हमें उसके लिए विचलित होना ही पड़ेगा, हमें उसके लिए मेडिकल सपोर्ट चाहिए, इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो ये करते कौन है? ये अपगार स्कोरिंग जो भी डिलीवरी के समय पे उपस्थित रहते हैं, जो फिजिशियंस हो, चाहे सर्जन्स हो, चाहे गायनिक स्पेशलिस्ट हो, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हो, या आईसीयू नर्सेस जो इंचार्ज हो, डिलीवरी इंचार्ज नर्सेस हो, कोई भी कर सकते हैं। ये स्कोरिंग हर किसी को पता होता है, जो बच्चे का जन्म संबंधित विषय में संपर्कित होते हैं, बच्चे के जन्म के साथ संपर्कित होते हैं, लगभग सभी को पता रहता है ये चीज। तो हर कोई कर सकता है और उसी हिसाब से हमें अगला पदक्षेप लेना होता है। तो ये अपगार स्कोरिंग क्या है? तो देखें ना, APGAR, ए होता है फॉर एक्टिविटी, ठीक है, इसके बाद में दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक्टिविटी, एक्टिविटी में मसल टोन। जो लोग हमारे साथ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग से हैं, लगभग सभी को पता है कि मसल टोन क्या है। बाकी लोगों को भी आशा करता हूँ पता होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। जो मसल टोन होता है, मसल टोन के मतलब जो हमारे मांसपेशियों का लचीलापन और कड़ापन, जो किसी भी मांसपेशी को हम छूते हैं तो हमें जो फीलिंग होता है, जो टेक्सचर की फील होता है, वो होता है मसल टोन, ठीक है। पल्सेस, जाहिर सी बात है जो स्पंदन होता है उसको पल्सेस बोलते हैं, ठीक है। जो नाड़ी देखते हैं हम, ग्रीमेंसेस, ग्रीमेंसेस का मतलब यह होता है कि चेहरा बनाना, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, अपीयरेंस ऑफ स्किन। अपीयरेंस में हम क्या देखते हैं? स्किन की अपीयरेंस कैसे दिख रहा है, उसका ऊपर का जो स्किन है या उसकी जो चर्म है वो कैसे दिखता है। रेस्पिरेशन, उसके श्वास प्रश्वास चल कैसे रहे हैं। तो ये जब हम ये स्कोर देखते हैं, स्कोर 3, हर एक चीज के लिए हम 3 स्कोरिंग करते हैं। तो क्या होता है? 0 मतलब जब कुछ चीजें हमें मिलती ही नहीं है या बहुत ज्यादा, इससे खराब कुछ हो नहीं सकता, तो वो है 0। मसल की एक्टिविटी कुछ है नहीं, एकदम फ्लॉपी है, हाथ को छूने से लगता है कि इसमें कोई जान है ही नहीं, मसल एकदम से रुई नुमा हो गया है, तो उसको बोलते हैं एब्सेंट। एब्सेंट बोल सकते हैं या फ्लॉपी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज करेंगे तो दैट्स फ्लॉपी, तो उसमें 0 देंगे। वैसे ही बाकी चीज़ों का है। अगर पल्स नहीं है, हम बच्चे का पल्स चेक किया, नाड़ी चेक किए, वहाँ पे हमें धड़कन महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं पल्स की बात कर रहा हूँ, हार्ट बीट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टेथो अलग चीज़ है, स्टेथो में सुनना वो अस्कल्टेशन में आता है। यहाँ पे पल्स से पाल्पेट करके हमें देखना है, अगर नहीं है तो 0 स्कोर होता है। अगर किसी भी तरह का लक्षण उसके चेहरे पे नहीं दिख रहे, या किसी भी तरह का उद्दीपना या किसी भी तरह का हलचल उसके चेहरे पे नहीं दिख रहे हैं, तो नो रेस्पॉन्स। ब्लू ग्रे प्लेट, ब्लू ग्रे और पेल, सॉरी क्षमा करिए, अगर ऊपर का पूरा चमड़ा जो है नीला दिख रहा है या फिर बहुत ज्यादा पांडु रंग दिख रहा है, जैसे पेल को हम पांडु रंग बोलते हैं, सफेद बोलते हैं। अगर, क्या प्रियंका जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? सॉरी सर, मैं अमित कुमार, क्लिनिकल असिस्टेंट ऑक्यूपेशनल सीआरसी लखनऊ से। सर क्वेश्चन आंसर सेशन सर लास्ट में होगा सर, आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रख सकते हैं सर। जी जी, धन्यवाद। तो अगर हम देखेंगे तो किसी भी चीज का अगर नो रेस्पॉन्स है तो वो 0 स्कोर होता है, मिनिमम रेस्पॉन्स 1 और एक सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स
उसको 2 स्कोर करते हैं। जैसे पल्स एब्सेंट है, अगर 100 से कम है, 100 बीट्स पर मिनट, बीपीएम 100 बीट्स पर मिनट, अगर ये कम है तो उसको 1 स्कोर करेंगे, और अगर उससे ज़्यादा है तो 2 स्कोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा रहा था अपीयरेंस और एक्टिविटी कैसे है। अगर कुछ नहीं है, हाथ पैर जहां हम रख देते हैं वहां रखा रहता है, बिल्कुल भी हलचल नहीं है। ठीक है, तो ये नो मूवमेंट है। अभी मेरे ख्याल से सबको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। ब्लू और पेल, जैसे पूरा नीला हो गया बच्चा, यहाँ पे 0 स्कोर होगा, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद जो हम करते हैं ये हो गया इमीडिएट एग्जामिनेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करेंगे। ये इमीडिएट एग्जामिनेशन हो गया, हमें पता चल गया, एक आइडिया का अंदाज हो गया कि बच्चा हमारे कितने खतरे में है। उसके बाद उसको और ज़्यादा असेसमेंट हम करते हैं। तो जब असेसमेंट करते हैं हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, वाइटल साइन, उसके बाद चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनना, जहाँ पे स्टेथोस्कोप यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी जब मैंने अपर स्कोर बोला था वहाँ पे पल्स बोला था, पल्स को हम अस्कल्टेट नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ काउंट करते हैं, फील करते हैं। अस्कल्टेशन के बाद आता है पाल्पेशन, उसके बाद बाकी। तो ये वाइटल साइंस क्या होता है, वाइटल साइंस में आता है रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर। ठीक है, रेस्पिरेशंस जो होते हैं रिदमिक होना चाहिए। एक और स्लाइड में आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसे असेसमेंट किया जाता है। ऑब्जर्व बाय वाचिंग द एब्डोमिनल मूवमेंट, काउंट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट तक हम गिनते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सांस लिया, ये होता है 1, सांस लिया फिर छोड़ा, एक साइकिल होता है। तो एक ब्रेथ मेरा, प्रश्वास लेना और निश्वास छोड़ना, ये दोनों को मिला के एक ब्रेथ होता है। जो एक ब्रेथ को अगर हम 40 से 60 के अंदर होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो हम गिनते हैं, एक बच्चा 1 मिनट में कम से कम 40 बार निश्वास प्रश्वास लेना चाहिए। अगर उससे कम ले रहा है तो निहायती रूप से कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना कर रहे हो। हार्ट रेट, चेक बाय प्लेसिंग द स्टेथोस्कोप। यहाँ पे हार्ट रेट जब हम चेक करते हैं, धड़कन जब हम चेक करते हैं, वहाँ पे पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप यूज करते हैं और हार्ट बीट्स गिनते हैं। नॉर्मल है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर चेक करते हैं हम। प्रेफरेबल एंड शुड बी टेकन एटलीस्ट फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, एक बार हमने एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिलरी के टेम्परेचर मतलब हाथ के नीचे जब हम कोई टेम्परेचर चेक करते, जैसे हमारे बचपन में मम्मी पापा हमें भी चेक करते थे थर्मोमीटर लगा के, वो होता है एक्सिलरी टेम्परेचर। तो 3 मिनट तक कम से कम हम थर्मोमीटर को रखेंगे और जो टेम्परेचर हमें मिलेगा, जो पारा का निशान मिलेगा, वो होता है हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर। तो नॉर्मल क्या है इसमें 36.5 से लेके 37.5 सेंटीग्रेड। उसके साथ जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको थर्मोमीटर की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत हद तक वो क्या करते हैं, बच्चे को छू के ही उनको पता चल जाता है अब इसका शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है कम है,
या फिर जहां जिस रेंज में होना चाहिए उस रेंज में है। तो ये स्कोरिंग चार्ट होता है। जो नॉर्मल स्कोर हमें पता है, यहाँ पे हमने लिखा नॉर्मल स्कोर जो हमें पता है, और जो हमें मिला वो होता है अबनॉर्मल स्कोर। ठीक है, अगर जो मिला वो इसके अंदर में है तो नॉर्मल मानेंगे, अगर इससे ऊपर या नीचे है तो अबनॉर्मल आएगा। कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं? बॉडी प्रोपोर्शन, पोस्चर, स्किन, अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, फेशियल अपीयरेंस, रेस्पिरेशन, स्लीप रेट, मूवमेंट और रेस्पॉन्सिवनेस, ये सारे चीज़ों को इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब अनुसंधान होता है। अनुसंधान मतलब हम खुद ढूंढना। इससे पहले जो किए हम वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होता है? ये होता है जीवन धारण के लिए जो आवश्यक संख्या कह लीजिए, जो आवश्यक लक्षण होते हैं, जैसे सांस का चलना। अगर मेरा सांस नहीं चल रहा है तो कोई मुझे जीवित नहीं बोलेगा। ठीक है, तो जैसे मेरे सांस का चलना होता है, ये एक वाइटल साइन है, मतलब इसी से हमें पता चलता है वो जिंदा है नहीं है। जैसे मेरे धड़कन अगर ये चल रहे हैं तो मैं जिंदा हूँ। तो ये जो वाइटल साइंस होते हैं हमारा, वो जीवन धारण के साथ जुड़े होते हैं, या फिर हमारा जीवित या मृत होने के साथ वो जुड़े होते हैं। लेकिन इंस्पेक्शन जो होता है, सॉरी अगेन सर, किसी ने फिर से प्रेजेंट बटन प्रेस कर दिया, तो सर प्लीज रिज्यूम प्रेजेंटेशन कर दें सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। सो देख लेता हूँ। सभी पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो प्रेजेंट बटन प्रेस ना करें, इससे प्रेजेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। अभी ठीक है? यस सर, इट्स विजिबल। जी सर, जी सर। तो इंस्पेक्शन में हम देखेंगे बॉडी प्रोपोर्शंस, पोस्चर, स्किन, अमाउंट ऑफ सब, ये जो पॉइंट्स है एक एक करके हम उसके बारे में बात करते जाएंगे। बॉडी प्रोपोर्शंस, जो हमारे शरीर का है, अनुपात कैसे रहना चाहिए। ठीक है, एक टेबल यहाँ पे दे रखा है। ये टेबल बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, जैसे कंसर्न्ड प्रोफेशनल जो है उनके लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ से हमें एक अंदाजा मिल जाता है। ये देखिए, 2 months ऑफ फिटल लाइफ, मतलब गर्भस्थ द्वितीय माह में जब हम गर्भ के अंदर होते हैं, हमारा शरीर का जो अनुपात होता है, पूरा शरीर जितना है सिर्फ हमारा सिर का अनुपात उतना होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ आवाज, थोड़ा तेज आवाज आ रहा है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस जी सर, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू करें सर। जी आ रही है सर। जी हाँ, तो जैसे गर्भस्थ द्वितीय महीने में हमारा क्या होता है ना, पूरा शरीर जो होता है जितना बड़ा होता है, लगभग हमारा सिर खाली उतना बड़ा होता है। जो मस्तिष्क होता है हमारा लगभग उतना बड़ा होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, जो हमारा सिर होता है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होते जाता है और शरीर बड़ा होता जाता है। तो देखेंगे अगर 5वें महीने में वही चीज देखेंगे तो ऑलमोस्ट शरीर 3 भाग हो गया, और नहीं, मतलब 2/3 हो जाता है हमारा शरीर और 1/3 रह जाता है हमारा सिर। लेकिन जैसे ही हम
एक प्राप्त वयस्क जैसे बाहर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर कोई बच्चा अभी अभी जन्मा है, या जब बाकी जिंदगी हमारा रहता है, लगभग वहां पे लगभग लगभग हमारा शरीर जो होता है, शरीर का 4/3 होता है शरीर, और 1/3, ठीक, सॉरी 1/4 जो होता है, सॉरी 3/4 जो होता है वो होता है शरीर, और 1/4 जो होता है, मतलब 1/4 ऑफ आवर टोटल प्रोपोर्शन इज आवर हेड। ठीक है, और बाकी अपने बढ़ते उम्र के साथ ये प्रोपोर्शंस आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। उसके बाद आता है पोस्चर। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों के लिए। ये एक बेसिक चीज है कि कोई नवजात शिशु है, उसको सब लोग देखते हैं, लेकिन जैसे हम इस फील्ड पे हैं और हमसे कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इनको कुछ तो पता होगा शिशु के बारे में, इतने सारे बच्चों को देखते हैं, वो दिव्यांग को देखते हैं, जो बच्चे नॉर्मल नहीं है इनको देखते हैं, तो कुछ तो पता होगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस चीज पे कि एक नवजात शिशु का शरीर होना कैसे चाहिए, व्हाट इज आइडियल। ये देखिए, ये सारे आइडियल कंडीशन है। क्या होना चाहिए? इट शुड बी सिमेट्रिक। शरीर का जो दोनों हिस्सा लेफ्ट एंड राइट हैज टू बी इक्वल, एक जैसा दिखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं और बच्चे का शरीर को देख रहे हैं, किसी साइड में आपको लगा कि एक साइड का हाथ फ्लेक्स है, दूसरे साइड का हाथ में कुछ मूवमेंट नहीं है, उसको जहां रख दो वैसे रहता है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर बच्चा एक तरफ सिर रखा है तो रखा है, उसको अगर हम उसके शरीर को चेंज करते तो भी वो सिर को घुमा नहीं रहा है, या फिर हम उसके सिर को जैसे रख देते वैसे, या फिर पूरा सीधा रख देते तो पूरा सीधा है उसके सिर, इधर उधर घूम नहीं रहा है, तो भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट शुड बी सिमेट्रिक। एक फुल टर्म बेबी जो होता है, प्रीमेच्योर बेबी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल। इट हैज टू बी सिमेट्रिक, फेस टर्न टू वन साइड, कोई भी साइड के लिए, लेकिन फेस हमेशा साइड रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। नॉर्मली न्यू बॉर्न बेबीज का फेस सीधा नहीं रहता अपनी बॉडी के साथ, वो एक तरफ ही झुका हुआ रहता है। फ्लेक्स्ड एक्सट्रीमिटी, हाथ पैर मुड़े हुए, फ्लेक्स्ड एक्सट्रीमिटी रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे हाथ पैर फैला के रखते हैं बच्चे। हैंड्स टाइटली फिस्टेड विथ थंब कवर्ड विथ फिंगर्स। ठीक है, हाथ जो होता है मुट्ठी बंद अवस्था में रहता है, और थंब फ्लेक्स्ड इनटू द फिंगर्स, ये रहता है। हमारा नॉर्मल मुट्ठी कैसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है? ये अंगूठा हमेशा अंदर रहता है। स्किन कंडीशन कैसा होना चाहिए? At birth, the skin of a normal infant is purplish red in color. Then within minutes, the skin pinks up. Blueness of the hands and feet frequently seen during the early hours of the life. ठीक, मतलब मेरा कहने का ये है कि जब बच्चा तुरंत जन्म लेता है, immediately just after the birth, skin is purplish red, बैंगनी लाल होता है, लगभग अभी इसके बीच में जैसे दिख रहा है, ये कलर होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, कुछ घंटों में पिंक सब, मतलब पिंक कलर में आ जाता है। और हाथ का हथेली और पाँव में हल्का नीला रंग रहता है, उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने उससे पहले आपका स्कोर में दिखाया था, अगर शरीर पूरी तरह से नीला है या पीला है तो ये बहुत चिंता की बात है। ठीक है, स्किन के बारे में हमें क्या देखना है? हैंड्स एंड फीट्स एंड नेल्स, ये स्किन ऑब्जर्व करते हैं हम। पिंक पेरिफेरल साइनोसिस ये रहता है, पहले 24 घंटा में ये चीज होता है,
ठीक है। टेक्सचर क्या होना चाहिए? टेक्सचर होना चाहिए सॉफ्ट स्मूथ, मतलब सॉरी मुझे टेक्सचर का हिंदी अभी याद नहीं आ रहा है। इट हैज टू बी सॉफ्ट। स्किन जो होता है मुलायम होना चाहिए बच्चों का। अगर रूखापन है स्किन में, बच्चे के स्किन को आपने छुआ और लग रहा है कि मछली के स्किन जैसे थोड़ा रूखा है या ड्राई है, या उसमें बहुत सारे झुर्रियां दिख रहे हैं, स्किन निकल रहा है, रूसी जैसे निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ सोचने वाली बात है। हमें किसी को संपर्क करना चाहिए जो उस क्षेत्र का जानकार है। ठीक है। थोड़ा सा रूखापन हाथ और पैर में रहता है जो नॉर्मल है। स्किन टर्जर, स्किन टर्जर का मतलब स्किन का बाउंसीनेस। सब लोगों को लगभग याद होगा जॉनसन बेबीज का पाउडर का जब ऐड आता था, तो क्या करते थे, बच्चे के गाल को ऐसे थोड़ा सा पकड़ते थे तो वो एक वहां पे स्पंदन होता था, एक कंपन होता था, तो वो होता है टर्जर। वो होना चाहिए बच्चों में। अगर वो कहीं नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा सूजन है तो स्किन टाइट हो जाता है, साइनी हो जाता है, या स्किन में सूजन नहीं है, या जो तरल रहना चाहिए, जो उसकी मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं है, तो स्किन बहुत ज़्यादा रूखा हो जाता है। दोनों कंडीशन सही नहीं है। ठीक है। ये है जो नॉर्मल स्किन है, ये होता है नॉर्मल स्किन, लगभग ऐसे रहता है। और एबनॉर्मल स्किन, स्किन में बहुत सारे निशान हैं, कहीं कहीं पे ऐसे पिंपल जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ दाग हैं। आप लोग देख पा रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ? ऐसा? यस सर, विजिबल। यस सर, देख पा रहे हैं। थैंक यू। तो ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। अगर आप किसी नवजात शिशु को देखने जा रहे हैं, या फिर आपके शिशु हो, चाहे किसी रिश्तेदार को, जब आप जा रहे हैं और आपने देखा कि ये चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जगह पे क्या होता है, अभिभावक ध्यान नहीं देते। हाँ स्किन है, छोटा बच्चा है करके ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये बेसिकली किसी भी तरह का इन्फेक्शन का निशान हो सकता है, आगे चल के इन्फेक्शन हो सकता है। अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, हाँ ये क्यों जरूरी है और हम इसको चेक कैसे करते हैं? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कैसे चेक किया जाता है। अगर हम स्किन को पकड़ के ऊपर की तरफ उठाएंगे, हल्का सा चोटी काट के, तो हमें पता चल जाता है। अगर वो स्किन एकदम रूखा है, कपड़े टाइप है, बहुत पतला है, दोनों स्किन फील हो गया, उसके अंदर हमें कुछ फील नहीं हो रहा है, नोट जैसे फील है, एक नोट को फोल्ड करके अगर आप चलाएंगे जैसे फील होता है, अगर वैसे फील हो रहा है, इसका मतलब सबक्यूटेनियस फैट नहीं है वहां पे, बच्चे में फैट या चर्बी की कमी है। ठीक है। हम सब बोलते हैं चर्बी नुकसानदायक है, लेकिन बच्चों के कंडीशन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो वही एक चीज़ है जो इंसुलेशन की काम करती है। बाहर की तापमान और अंदर की तापमान के बीच में जो गैप है उसको बंद करता है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आते हैं, स्किन के बारे में बात कर लिया, अभी आते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के स्कोरिंग हम जब करेंगे, या फिर अगर रेस्पिरेशन को हम देखेंगे, हम रेस्पिरेशन में देखते क्या है? चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट कैसे मूवमेंट करता है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इंटरकोस्टल मतलब पिंजरा, पिंजरों का मूवमेंट कैसे हो रहा है, जिफॉइड, ये होता है जिफॉइड, यहाँ का मूवमेंट कैसा होता है, नरिसेस, नाक, नाक को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपिरेटरी ग्रंथ, और श्वास प्रश्वास के समय जो क्या कोई तकनीकी दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है सर, कंटिन्यू करें आप। तो ये चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। समय समाप्त हो रहा है तो थोड़ा सा मैं जल्दी करना चाहूंगा। ये इट हैज टू बी सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है,
सिंक्रोनाइज्ड रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये होता है, ये जो स्कोरिंग है, हम इसको सबसे बेस्ट क्या होता है, एक नीचे जाता है एक ऊपर आता है, ये होता है बेस्ट। ठीक है, और जैसे इस पे बात करने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीप पैटर्न। ठीक है, स्लीप पैटर्न क्या होता है, हर बच्चा, हम लोग बोलते हैं कि बच्चा सोने के बाद रोता है या फिर सोने के लिए रोता है, ये नॉर्मल होता है, ये होता है उसके स्लीप पैटर्न। ठीक है, सबसे गहरा स्लीप क्वाइट स्लीप, क्वाइट स्लीप, उसके बाद होता है एक्टिव स्लीप, उसके बाद होता है ड्राउजी, क्वाइट अलर्ट, एक्टिव अलर्ट, क्राइंग। ओके, तो ये क्राइंग जो होता है यहां से शुरू होता है। तो टू स्लीप स्टेट्स, जो दोनों स्लीप स्टेट है, स्लीप स्टेट दोनों क्या है, क्वाइट स्लीप और एक्टिव स्लीप। ठीक है, तो जो क्वाइट स्लीप होता है, बच्चे गहरे नींद में होते हैं, और एक्टिव स्लीप और ड्राउजी दोनों ट्रांजिशन फेज में होते हैं। मतलब बच्चा सो तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब नवजात शिशु सोते हैं उस समय क्या होता है, कभी कभी शिशु गहरा नींद में होता है, कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा सो तो रहा है, हम लोग देख रहे सो रहा है, लेकिन या तो हल्का मुस्कान है, हाथ पे थोड़ा बहुत चल रहे हैं, चेहरे में कुछ मूवमेंट है, दैट इज एक्टिव स्लीप। देन ड्राउजी, और सोना और जगने के बीच का अवस्था जो होता है वो होता है ड्राउजी स्टेट। और एक होता है अलर्ट, अगर बच्चा पूरा जगा हुआ है, खेल रहा है, वो अलर्ट होता है। ठीक है, तो एक्टिव अलर्ट और ड्राउजी के बीच में एक होता है क्वाइट अलर्ट, जैसे बच्चा सोने वाला होता है। Sorry, sir. Again, resume the presentation, sir. Someone is press the It's button okay. of presentation. Sorry, sir. Yes, sir. Visible. No, sir. तो देन होता है क्राइम, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ये स्टेज जानना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट आके हमें कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत ज्यादा रोता है या बहुत ज्यादा सोता है या फिर कुछ काम नहीं करता, ये जो रहता है, या कभी कभी आके बोलते हैं कि ये सुस्त रहता है। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि वो बच्चे के लिए नॉर्मल है क्या अबनॉर्मल है। तो ये जो होता है ये बच्चे के सोने का पैटर्न है, और एक बच्चा किस एज में कितना सोता है। जैसे अप टू 1 मंथ, एक दिन में वो 24 आवर्स से 17 आवर्स हैज टू स्लीप, ये उसका नॉर्मल है। 8.5 घंटा दिन में, 8.5 घंटा रात में सोता है। जैसे जैसे हमारे एज बढ़ते जाते हैं ये कम होते जाते हैं, दिन वाला स्लीप जो होता है कम होते जाते हैं और रात वाला स्लीप बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, लाइफ पैटर्न है, उसके हिसाब से ये एडजस्ट करते जाते हैं। क्योंकि माँ के पेट के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें दिन रात से फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ माँ के काम से और माँ के मानसिकता से फर्क पड़ता है। अगर वो इरिटेटेड है तो हम भी इरिटेटेड रहते हैं, अगर वो शांत है, खुश है, तो हम लोग भी खुश रहते हैं अंदर। ठीक है, जैसे जैसे बाहर आने के बाद बाहर के जो वातावरण है उसके साथ हम जैसे ढालने की कोशिश करते हैं, तो पहले पूरा दोनों दिन और रात हमारे लिए एक जैसा होता है। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जाता है, हमारे लाइफ स्पैन बढ़ते जाते हैं, तो हमारा दिन होता है हमारे काम करने का समय और रात होता है सोने का समय। धीरे 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 ये बढ़ते जाता है। ठीक है,
देन होता है क्राइम। ठीक है, अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन में हम लोग क्या क्या चीज सुनते हैं? हार्ट, लंग्स, ग्रंट, देन क्राई। ठीक है, अस्कल्टेशन के लिए हम जो यूज करते हैं इट्स स्पेशलाइज्ड स्टेथोस्कोप। ये जो स्पेशलाइज्ड स्टेथोस्कोप है इसको पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप करते हैं। और स्पेसिफिकली हमारे लिए जो ज़्यादा जरूरी है वो होता है बच्चे का क्राई। क्राई कैसा होना चाहिए? अगर क्राई नॉर्मल नहीं है, अगर विगरस क्राई है, स्ट्रॉन्ग क्राई है, बच्चा रो रहा है जो कि क्लियर है, एक बच्चा जैसे रोना चाहिए वैसे रो रहा है, तो एश्योरिंग, मतलब हमें तसल्ली है कि नहीं बच्चा ठीक है, वो नॉर्मल रो रहा है। वीक क्राई, अगर बच्चे का रोना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोर मतलब जैसे रो रहा है वो कोशिश कर रहा है रोने के लिए लेकिन रो नहीं पा रहा है, जब ऐसे होता है तो वी कैन सस्पेक्ट सेप्सिस, एस्फिक्सिया, मेटाबॉलिक और नार्कोटिक यूज। ये सारे कंडीशन में होता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। अगर उसका क्राई वीक है, रोने का आवाज़ अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं रोने के लिए, तब ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगर हॉर्सनेस होता है, ठीक है, बच्चा रो रहा है, बहुत मेहनत करके रो रहा है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है, निकाल नहीं पा रहा है आवाज़, तो क्या होता है? हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। ठीक है, या कैल्शियम की कमी या एयरवे इंजरीज। जो हमारा प्रश्वास, सांस प्रश्वास का सिस्टम है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। हाई पिच क्राई, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया हमारे लिए अभी, क्योंकि ये बाकी जो दिव्यांगता है यहीं से स्टार्ट होता है। इवन हम नवजात शिशु के रोने के आवाज़ से भी हमें पता हो सकता है कि आगे चल के हम कोई बड़ी मुसीबत का सामना करने वाले हैं क्या। ठीक है, हाई पिच क्राई, सीएनएस कॉजेस एंड कर्निक्टस। ठीक है, दोनों कंडीशन में सीएनएस मोस्टली हमारे कंसर्न जो है सीएनएस है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जहाँ पे इंजरी होता है, जिससे सीपी हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। सर मेरा वॉइस आ रहा है? इन्होंने बोला कि वॉइस नहीं आ रहा है। यस सर, वॉइस इज क्लियर सर। Voice is clear, sir. ओके, तो देन पाल्पेशन, पाल्पेशन में जो हमारा कंसर्न रहता है, हम देखते हैं पेरिफेरल पल्सेस, एब्डोमेन, लीवर, स्प्लीन सब सही है कि नहीं है। देन आता है न्यूरोलॉजिक रिफ्लेक्सेस। न्यूरोलॉजिक रिफ्लेक्सेस में हम मोस्टली प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, क्योंकि ये जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्स के बारे में सबको पता होगा। रिफ्लेक्स हमारा एक ऐसा सिस्टम है बॉडी में जो हमें मिला हुआ है कुदरती। उससे क्या होता है ना, हमारा बॉडी किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्डर का वेट नहीं करता है कि हमारा ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, हमारा ब्रेन वापस से ऑर्डर दे और हम काम करें। बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है कहने को, तो उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये क्या क्यों होता है हमारे पास? क्योंकि ये हमारे लिए एक डिफेंस सिस्टम है जो हमें सुरक्षा देती है हमारे वातावरण से। और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि छोटे बच्चों में खासकर ये उनको कोई काम पता नहीं होता कि करना क्या है, क्योंकि जब तक वो गर्भस्थ हैं उनके सारे सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है, उनको कुछ नहीं करना होता है। तो जैसे बाहर आए, बाहर आते के साथ ही उनके शरीर इंडिपेंडेंट हो गया, अब शरीर को काम करना है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो शरीर को नहीं पता है, तो उसको काम कराने के लिए ये चीज़ें अवेलेबल होता है।
और उसमें हमें ये जितने रिफ्लेक्स है लगभग हम सब चेक करते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि जो हमारे पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं या फिर जो कंसर्न्ड थेरेपिस्ट हैं जो NICU में जाते हैं, बच्चों का इंस्पेक्शन करते हैं, उनके लिए क्या जरूरी लगता है। अगर जरूरी है बच्चे का अगर स्कोर सही है तो हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। जैसे जैसे बच्चों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है तो उस हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या क्या है? पामर ग्रास्प, प्लांटर ग्रास्प, रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ट्रंक इनकर्वेशन रिफ्लेक्स, लंडो रिफ्लेक्स, पैराचूट रिफ्लेक्स, पॉजिटिव सपोर्ट रिफ्लेक्स एंड प्लेसिंग एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ये सारे रिफ्लेक्सेस हम चेक करते हैं। अब ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्यों हैं? क्योंकि ये जन्मजात है। जैसे ही हम बाहर आए दुनिया में, हमने कदम रख लिया तो हमारे साथ साथ ये सारे शरीर को मिल गए। शरीर अपने आप हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। अगर हमें वैसा कुछ सिस्टम आता है, अगर हमें वैसा कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या है? कुछ भी आवाज किए तो बच्चा, या फिर आज के टाइम में हमें भी राइटिंग रिफ्लेक्स, राइटिंग रिएक्शन होता है, तो हम अपने हाथ और पैर को फैला लेते हैं। तो हाथ और पैर को फैलाते क्यों है? क्योंकि आसपास अगर किसी भी तरह का खतरा हो, या तो उस खतरे को हम भांप ले या खतरा हमसे अलर्ट हो जाए। ठीक है। रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है? स्ट्रोक द पेरियोनल स्किन ऑफ द माउथ। तो क्या होता है? माउथ विल बी ओपन एंड वे विल टर्न हेड टुवर्ड्स दैट साइड। ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज है जैसे हमारे चेहरे पे, या हमारे नहीं एक्चुअली बच्चे पे, नवजात शिशु के बच्चे में चेहरे पे, उसके मुंह के आसपास अगर कुछ भी चीजें टच होता है तो वो क्या करते हैं? मुंह खोलता है और उस तरफ घूम जाता है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कि वो माँ से दूध कैसे पिएगा। अगर उसके पास कुछ भी आए तो उसको मुंह में ले लेता है, तो जाहिर सी बात है वो स्तनपान कर सकता है। अभी ये देख लिए हम लोगों ने कि क्या क्या चीज हम असेसमेंट करते हैं। खाली असेसमेंट नहीं करते हैं, हमारा एक और जिम्मेदारी रहता है कि बच्चे को असेसमेंट करने के बाद उसके जो कमियां हैं, उस कमियों से उसको बाहर लाने के लिए हमने क्या पदक्षेप लिया है। तो सबसे पहला जो पदक्षेप हम लेते हैं तो वो होता है न्यूरो प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन। उसको हम बोलते हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन। ये एक बहुत पुराना तो नहीं है, बहुत रिसेंट चीज है। 2013 में ये वाला जो इंटरवेंशन ऐसा ऑफिशियली स्टार्ट हुआ बोलने के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। The newborn brain is capable of making both temporary and permanent changes to strengthen the number of its synaptic neural connections। ठीक है। जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर में अपना कुदरती जो उसके क्षमता रहती है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हो रही है, जो कुदरती क्षमता रहती है उससे क्या करता है कि वो जो सिनेप्सिस है, जो नर्व जॉइंट्स है, अपने हिसाब से परमानेंट या टेम्पररी चेंजेस उसमें कर सकता है। और आज के समय में अगर किसी भी ओटी से हम बात करें तो सब लोग बात करते हैं कि सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में। सेंसरी इंटीग्रेशन हमें क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बच्चे का सेंसेशन जो होता है, हर तरह का सेंसेशन सही से काम नहीं करता है। और सही से काम, जैसे हमारा सेंसेशन कब से काम करना शुरू किया? जैसे ही हम सेंसेशन को यूज करना शुरू किए वो काम करना शुरू किया। अगर हमारा जो एक्सपीरियंस, हम कोई भी चीज हमारी जिंदगी में जो भी हर एक डिसीजन हम अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं। अगर हम आज आग से डरते हैं या किसी के डांट से हमें बुरा लगता है
वो सिर्फ इसी वजह से कि वो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं है आज तक, क्योंकि बचपन में हमने कभी आग को छुआ या फिर किसी ने हमें बोला कि इसको छूने से दर्द होगा, तो हमारे मन में वो डर आ गया। तो वैसी तरह से कोई भी एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारे सेंसेशन से आती है, और वो एक्सपीरियंस को रीचेक करता है ब्रेन हमारे लैटरल लाइफ के लिए। अगर हमारे एक्सपीरियंसेस किसी चीज से अच्छा नहीं है, उसके कारण कुछ भी हो, अगर हमारा एक्सपीरियंसेस किसी चीज से अच्छा नहीं है, तो आगे चल के हम उस सेंसेशन के प्रति उतना खुश नहीं हो सकते, या फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और अगर लॉन्ग रन में हम देखेंगे तो एक तरह से सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हम डेवलप कर लेंगे। So these adaptations are based upon the sensory input from the different stimuli, environmental factor and experiences. The adaptive capacity is known as the neuroplasticity and peaks early in life because of the rapid brain growth during that time frame. ओके तो इस टाइम फ्रेम में जो हमारा ब्रेन का जो रैपिड ग्रोथ होता है, उस टाइम पे हमें जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, सब कुछ हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होता जाता है, वो अच्छा हो बुरा हो, बस फर्क ये पड़ता है कि कुछ चीजें ऐसे हो जाते हैं वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कैन बोथ बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आज तक हम लोग ये जानते थे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पॉजिटिव है, हम सिर्फ उसको यूज करते थे, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना होता है, क्या जब हम यूज करें किसी चीज को उसके सही इस्तेमाल करें। बिकॉज ऑफ द ब्रेन इज एक्टिवली बीइंग हार्डवेयर थ्रू द इन्फेंट्स इन NICU state, both functional and dysfunctional synapses are being formed or deleted based upon the infant's unique experiences. तो अगर किसी बच्चे को हम NICU या न्यूनेटल ICU में भर्ती कराते हैं, उसको किसी भी तरह का सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पीलिया हो गया किसी बच्चे को, या जिसको न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस हो गया, और हमने उसको NICU में एडमिट करा दिया। तो NICU में उसके साथ क्या होता है, दिन में 5 से 10 बार नर्सेस उसको चेक करते हैं, बहुत सारे मशीन उसके चारों तरफ लगा रहता है, वो कि इंक्यूबेटर में रहता है, जिसको खाने के लिए उसके नाक में एक पाइप डला हुआ रहता है, हाथ पैर बंधे रहते हैं, हाथ पैर में सिरिंज लगा हुआ रहता है, सुई चुभा हुआ रहता है, बहुत सारी चीजें रहते हैं। तो क्या अगर वैसा हमारे साथ हो तो हमें वो एक्सपीरियंस कभी अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो बच्चे को भी दर्द होता है, और उसको लगता है कि कोई अगर मुझे छूने आ रहा है मतलब अभी या तो इंजेक्शन देगा। इसीलिए क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हम देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे साथ बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें देखते ही, अगर हमें सफेद एप्रोन में देख लिया तो रोना शुरू कर देते हैं। अब जब आप उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, डेफिनेटली उनके जो एक्सपीरियंस है दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, उनके जो पास्ट लाइफ है वहां पे वो एप्रोन के साथ उनके जो एक्सपीरियंसेस है अच्छा नहीं है। हमेशा किसी न किसी डॉक्टर ने या किसी न किसी नर्स से उनको या तो इंजेक्शन लगाया है, या स्ट्रेचिंग किया है, या कुछ ना कुछ तरह से पेन दिया है, जिसके वजह से वो आज एप्रोन देखते ही रोते हैं। Neuroprotective interventions are strategies intended to support the developing brain. ये जो न्यूरोप्रोटेक्टिव टेक्निक हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, हमारा उसके नाम जैसे बताता है कि न्यूरोप्रोटेक्टिव, इसका काम ही है हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने का मतलब जो सेंसेशन हमें मिल रहा है दैट शुड बी रजिस्टर्ड एज ए कंफर्टिंग सेंसेशन, कंफर्टिंग एक्सपीरियंस। हमें रास्ते चलते किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वही थप्पड़ कोई दोस्त ने अगर प्यार से मारा, ठीक है, दर्द भी नहीं होता, और उल्टा हमें लगता है कि हमें शाबाशी मिला है। तो निर्भर करता है कि चीज वही है, हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए हमें बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान देना होता है। मैं थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा रहा हूँ, शायद मैं समय से बाहर जा रहा हूँ। वहाँ पे 7 कोर मेजर्स हमें लेना होता है, दैट इज सेफ गार्डिंग द स्लीप। हाँ, जैसे मैंने बात किया था, दिस टेक्निक इज आइडेंटिफाइड इज प्रपोज्ड बाय अल्टीमेयर एंड फिलिप्स in 2013, so not more than 7-8 years। तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, जो हमारे 7 स्ट्रेटेजीज कोर मेजर्स हम जो पदक्षेप लेते हैं वो क्या है। सेफ गार्डिंग द स्लीप, बच्चे का सोने का जो पैटर्न है, जैसे हमने बात किया कि लगभग 17 घंटे वो लोग सोते हैं, तो उस पैटर्न का हमें ख्याल रखना होता है कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। पोजिशनिंग एंड हैंडलिंग, उसको हम कैसे गोद में लेते हैं, कैसे उठाते हैं, कैसे रखते हैं, इस बारे में बहुत ध्यान देना होता है। प्रोटेक्टिंग द स्किन, स्किन का, चर्म का खास करके ख्याल रखते हैं, क्योंकि वही एक ऑर्गन है जो जहाँ से हम एनवायरनमेंट को हम पहले बार परसीव करते हैं। जो एनवायरनमेंट में जो भी है, हम सबसे पहले सही तरीके से अपने चमड़ों से या अपने स्किन से, अपने चर्म से उसको महसूस करते हैं। हाँ, चल ये एनवायरनमेंट मेरे लिए कंफर्टेबल है, डिस्कम्फर्ट है, यहीं से पता चलता है। यहीं से मतलब, मेरे कहने का मतलब पूरा स्किन से। न्यूट्रिशन, प्रेजेंटिंग पेरेंटिंग विद द फैमिलीज, ठीक है। हीलिंग एनवायरनमेंट, और एक चीज है स्ट्रेस। इन चीजों का हमें खास करके ख्याल रखना रहता है। तो क्या क्या चीजें हमारे एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, एक होता है स्ट्रेस, नॉइज और पेन। ये तीनों चीजें जो है आईसीयू में जब बच्चे रहते हैं, इन तीनों चीजों का, और एक टच, तो ये तीनों चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा मायने, चारों चीजें सॉरी, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आगे चल के डिसाइड करता है, उसका पर्सनैलिटी डिसाइड करता है। तो जो पेन मैनेजिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखा है। हम पेन को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट एंड माइल्ड। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे में कोई कहीं पे लिकोप्लास्ट लगा हुआ है, कोई टेप लगा हुआ है, कहीं पे उसके हाथ को चिपकाया गया है, या फिर एक वाइट पेपर टेप लगाते हैं, अगर टेप लगा हुआ है तो जब हम उसको निकालते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है, उसको माइल्ड पेन। माइल्ड पेन में क्या होता है, नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग। नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग मतलब बच्चा अंगूठा हाथ को मुंह में डाल के चूसना, जिसमें उसको खाना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको चूसने से उसका दर्द थोड़ा सा कम हो गया। या तो फिर हम उसके मुंह में कुछ डाल के फिर ये काम करेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ना ही उसका डिस्कम्फर्ट होगा, ना ही उसके एक्सपीरियंसेस खराब होंगे। ये एक एग्जांपल था। जैसे मॉडरेट में क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहीं ना बच्चों को खूनों पे इंजेक्शन देना होता है। तो अब जब हम इंजेक्शन देते हैं तो जो पेन है, वो पेन को कम करने के लिए हम ये टेक्निक्स कर सकते हैं। कंटेनमेंट एंड पोजीशनिंग। कंटेनमेंट एंड पोजीशनिंग का मतलब हम उसको एक सही पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब बच्चों को हम इंजेक्शन देते हैं, अगर बच्चे माँ के गोद में या माँ के कंधे में है तो कम रोते हैं, और वही इंजेक्शन बच्चों को अगर हम सुला के देते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। दोनों में अंतर क्यों होता है, दर्द तो वही है। इसलिए होता है कि जो उनके पोजीशन है वो उनके पेन और कंफर्ट जो होता है उनके शरीर का, वो उनके पेन के जो सेंसेशन है उसको ओवरराइड करता है, तो पेन कम पता चलता है।
या फिर ब्रेस्ट मिल्क, ये अगर ऐसा कंडीशन है कभी इंजेक्शन देना है या फिर वेनिफंक्शन करना है, ब्लड ड्रा करना है, तो उस टाइम पे अगर बच्चा दूध पी रहा है और उसी टाइम पे हमने ये चीज किया तो बच्चा कम रोता है या फिर नहीं रोता है। ठीक है, ये कुछ टेबल्स थे जो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक पहुंच जाए। इसके अलावा ये था हमारा मेन टॉपिक। इसके अलावा जैसे अभी के सिचुएशन के बारे में जानते हैं तो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन एक हमारा मंत्रालय ने जारी किया हुआ है जिसका नंबर है 1800-599-0019। ये लगभग भारत के सारे सीआरसी के पास ये नंबर उपलब्ध है और आप जिस भी एरिया में रहते हैं अपने एरिया से इस नंबर पे कॉल करके जो भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, मानसिक समस्या हो, उस पे बात कर सकते हैं। हेलो नागेश सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन सर। मैं जहाँ तक चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ क्वेश्चन तो अभी कोई अराइज नहीं हुआ है सर। तो पार्टिसिपेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि हेलो अगर हाँ सर, गुड नमस्कार सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी पूछिए। हेलो हाँ सर, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके 2 या 3 महीने बाद उसको लूज मोशन हो जाता है और उसके बाद फिर उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है। तो सर ये क्या कारण है कि उसी से होता है क्या? कुछ मुझे प्लीज क्लियर करेंगे सर ये चीज का। आप जरा अपना प्रश्न फिर से बताएंगे। सर मैं कह रही हूँ जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 1 या 2 महीने के बाद बच्चे को लूज मोशन या डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, तो उससे बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है और वो रिटार्डेशन भी हो जाता है। क्योंकि मेरे पास 1-2 केस ऐसे आए थे कि उन्होंने मुझे यही कहा था कि बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद उसको लूज मोशन हुआ और उसके बाद उसके हाथ पैर तिरछे हो गए और मेंटली रिटार्ड हो गया, ऐसा हो गया। तो सर ये क्या कारण है सर, कुछ मुझे क्लियर करेंगे सर। हाँ, तो जो मेंटली रिटार्डेड हुए वो तो डेफिनेटली लूज मोशन के वजह से नहीं हुए। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेंटल रिटार्डेशन हमेशा हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन लूज मोशन जो है वो ब्रेन फंक्शन को जरूर अफेक्ट करता है। लूज मोशन हुआ क्यों होगा? हो सकता है फूड पॉइजनिंग हुआ हो, किसी भी तरह का फूड पॉइजनिंग, या फिर हो सकता है बच्चे को किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हुए हों जो उसके पाचन तंत्र में किसी भी तरह का कोई इश्यूज आए हो जिसके चलते उसको लूज मोशन हुआ है। एक तो ऑलरेडी बॉडी में केमिकल चेंजेस हो गए, उसके साथ लूज मोशंस हुआ, लूज मोशंस के चलते डिहाइड्रेशन हुआ। जैसे ही डिहाइड्रेशन होता जाता है, जैसे हमारे साथ भी अगर डिहाइड्रेट हो गया हमारा शरीर तो डेफिनेटली हमारा ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है और हमारे ब्रेन को सरवाइव करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। अगर हमारे पास ग्लूकोज नहीं है तो ब्रेन मरने लगता है। तो ये ग्लोबल हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है एक तरह से, तो उससे ब्रेन के फंक्शन पे डेफिनेट प्रभाव पड़ता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एनी पार्टिसिपेंट्स कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, नहीं तो फिर प्रोग्राम की समापन हम यहाँ पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष सर। आज आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विषयगत जो पीपीटी आपने बनाई और पीपीटी पर भाषाई एक ऐसा अवरोध था, आप अगर इसको अपने बायलैंग्वेज भाषा में या अपनी भाषा में प्रस्तुत कर रहे होते तो अवश्य ही आप इसमें और कंफर्ट होते, लेकिन आपने हिंदी का माध्यम चुना, हमारी भाषा को उस चुना और हमारे प्रतिभागियों के उस भाव को भी प्रधानता आपने दी कि किसमें वो सहज होकर सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। उसलिए आपने कठिनता को भी स्वीकार किया और हिंदी में हमें समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन रहा सर। आपकी पीपीटी विषयगत
विद्वत्ता को स्थापित कर रही थी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ का संपूर्ण परिवार आपके प्रेजेंटेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है, तथा मैं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता और हमारे सभी अतिथियों प्रतिभागियों के धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अमित सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री अमित सर। थैंक यू नागेश सर। धन्यवाद ज्ञापन में सबसे पहले मैं हमारी डायरेक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जो जिनके मिलते हुए मार्गदर्शन से हम ये कार्यक्रम सफल कर पाए, उनको बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सीआरसी लखनऊ के निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे सर का, जिनका समय समय पर मिलता हुआ मार्गदर्शन हमें इस कार्यक्रम को करने में सफल बनाता है। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद करता हूं आज के हमारे रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन मिस्टर देवाशीष राउत सर, लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन सीआरसी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिन्होंने आज अपने सरल और विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें न्यूरो मोटर स्क्रीनिंग के बारे में पूरी जानकारी दी। हालांकि वो हिंदी भाषी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हिंदी में पूरी प्रेजेंटेशंस को सिंपली वे में सारे पार्टिसिपेंट्स को बताया। इसके लिए सीआरसी परिवार, मैं अमित कुमार, सारे हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे आज के उपस्थित सारे पार्टिसिपेंट्स का, जिनके उपस्थिति के बिना ये प्रोग्राम कर पाना संभव नहीं था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे साथ जुड़े हमारे आईटी टेक्नीशियन का और हमारे साथ जुड़े सारे ऑफिसर्सगण का, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प की। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स अब मीटिंग को लीव कर सकते हैं। धन्यवाद।